नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन की खास पेशकश जिसमें हम बात कर रहे हैं गुजरात विधानसभा चुनाव की। गुजरात विधानसभा चुनाव 2 चरणों में हो रहा है और पहले चरण का जो प्रचार है वो खत्म हो चुका है, वो प्रचार थम चुका है। लेकिन ये पहले चरण का मतदान, पहले चरण का वोट इलाका राजनीतिक तौर पर कितना महत्वपूर्ण है गुजरात के नतीजों के लिहाज से, और इस पहले चरण के मतदान में क्या वाकई डेवलपमेंट को लेकर चुनाव लड़ा गया है या मुद्दे कुछ और भी हैं, इन तमाम पहलुओं पर बात करेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ चुका है, उनका परिचय आपसे करा दें। हमारे साथ हरीश झाला साहब जुड़ रहे हैं, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं। हमारे साथ हिरेन कोटक साहब जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। और हमारे साथ पृथ्वीराज सिंह जी जुड़ रहे हैं, आप कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हरीश झाला साहब, आपसे पहले चरण का मतदान प्रचार थम चुका है, क्या वाकई ये जो पहले चरण का इलाका है पूरा यही तय कर देगा कि नतीजे किस तरीके के आने जा रहे हैं? कितना महत्वपूर्ण ये पहला चरण सर? पृथ्वीराज जी, किस तरीके की उम्मीदें आप कर रहे हैं और कितना महत्वपूर्ण आपको लगता है ये पहले चरण का मतदान? आवाज नहीं आ रही। मुझे महसूस हो रहा है कि जो पहला चरण जो भी आज 5 बजे जिसका कैंपेन खत्म हो रहा है, जी, पहली तारीख को वोटिंग है और उसमें 89 सीट्स का टोटल पोलिंग होने वाला है। खास करके उसमें हमारे दक्षिण गुजरात के इलाके और सौराष्ट्र और कच्छ के इलाके, वो इलाकों को उसमें लिया गया है। और मैं मानता हूं कि जिस तरह से दक्षिण गुजरात के आदिवासी विस्तार के जो प्रश्न हैं, चाहे वो तापी पार रिवर लिंक प्रोजेक्ट की बात हो, चाहे वो भारतमाला प्रोजेक्ट की बात हो, चाहे वो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की बात हो, चाहे वो एक्सप्रेस हाईवे की बात हो, जहां कहीं ना कहीं किसानों की, गरीब आदिवासियों की जमीनों को छीना जा रहा था, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। साथ ही साथ सौराष्ट्र में किसानों के मुद्दों के साथ साथ हमारे गुजरात में सबसे बड़ा मुद्दा जो बेरोजगारी का है, बेरोजगारी के साथ साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट जो मुद्दा है वो महंगाई का मुद्दा है। आज गैस का सिलेंडर 1100 के पार चला गया है। लोग अपने 2 वक्त की रोटी के लिए भी कश्मकश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। ये परिस्थितियां दो पॉइंट मिल नहीं पा रहे हैं, ये हालत हो गई है। हालांकि पूरे गुजरात में ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं, जिस तरह से गुजरात भाजपा का जो भ्रष्टाचार का भरोसे का मॉडल बाहर आया, जो कमीशन और करप्शन का जो मॉडल बाहर आया, जिस तरह से मोरबी की दुर्घटना में जिस तरह से शासन का भ्रष्टाचार लोगों के समक्ष आया, लोगों के सामने शासन जो है, बीजेपी जो है, उसके कपड़े उतर चुके हैं। ठीक है। वो अब बीजेपी के प्रवक्ता भी हमारे साथ हैं, पृथ्वीराज जी, जरा उनसे भी बात करते हैं। और वरिष्ठ पत्रकार हरीश झाला साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उम्मीद करता हूं कि हरीश झाला साहब तक मेरी आवाज अब पहुंच रही होगी। झाला सर, आपका रुख करूंगा, लेकिन उससे पहले हिरेन जी, ये जो पहले चरण का मतदान है, पहले चरण का जो पूरा क्षेत्र है, कच्छ, सौराष्ट्र, दक्षिण गुजरात, कितना महत्वपूर्ण भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से? बिल्कुल, ये जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में सौराष्ट्र, काठियावाड़, कच्छ ये क्षेत्र आता है और वो क्षेत्र है शौर्य का, संस्कृति का, और भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण विस्तार है। खास करके जैसे कि कल प्रधानमंत्री ने कहा था जिस तरह से कि उन्होंने पहला उनका चुनाव पार्षद के तौर पर जहां से लड़ा था वो राजकोट, वो उन्होंने खास याद किया था। अब ये भूमि जो है उस भूमि के विकास के लिए खास करके गुजरात गवर्नमेंट ने और भारत की जो केंद्रीय कैबिनेट है उसने सबसे ज्यादा वहां काम किया है। वहां का प्रतिनिधित्व जो है वो भारतीय जनता पार्टी में हमेशा सिरमौर रहा है। इसी वजह से हमेशा सौराष्ट्र में और कच्छ में, कच्छ को आप हम याद करते थे कि कच्छ कोई जानना नहीं चाहता था, कच्छ जाए तो फिर वहां खाना नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, इस तरह की स्थिति थी। आज उस कच्छ में, आज पूरे सौराष्ट्र में पानी की किल्लत होती थी कांग्रेस के समय में। आज ये वक्त बना है कि आज हम देख सकते हैं कि वो कच्छ में और उसी काठियावाड़ में नर्मदा का जल पहुंचा है। उस नर्मदा के जल को कांग्रेस ने एक समय में बहुत बुरी तरह से रोक रखा था, लेकिन जैसे ही 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार बनी, 17वें दिन पे उस मंजूरी को वहां पर बहाल कर दिया गया, जो मंजूरी रोकी थी केंद्र की ये कांग्रेस सरकार ने। जी, तो ये जो स्थिति बनी थी, प्रधानमंत्री को खुद को धरने देने पड़े थे, उनको भूख हड़ताल करनी पड़ी थी, ये हालत बना दी थी कांग्रेस ने। लेकिन आज खुशहाल इलाका है, वहाँ रोड, रास्ता, शिक्षा और आप जैसे कि आप स्वास्थ्य की सुविधाएं वो चरम सीमा पर है। वहाँ IIM आ रहा है, वो गुजरात की बात है, वही सौराष्ट्र की बात है, उस राजकोट की बात है। ठीक है। हरीश झाला साहब, आपने दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के प्रवक्ताओं को सुना, जो प्रचार है वो थम चुका है, लेकिन किस तरीके से आप देखते हैं इस पहले चरण के मतदान को, पहले
चरण को, कच्छ, सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात के चुनाव प्रचार को, क्या आपको लगता है कि यहाँ पर जो सियासी लड़ाई है वो विकास वर्सेस एंटी इनकम्बेंसी ही नजर आई या कुछ और मुद्दे हावी नजर आए? हरीश झाला सर, आप सुन पा रहे हैं? नहीं आ रही है। चलिए हम कोशिश करेंगे हरीश सर से एक बार फिर संपर्क करने की। लेकिन पृथ्वीराज जी, क्या लड़ाई विकास वर्सेस एंटी इनकम्बेंसी ही है या कुछ और मुद्दे हैं? खास करके एंकर साहब, हम मुद्दों के आधारित राजनीति करना चाहते हैं और मुद्दे के आधारित ही बात करेंगे। जिस तरह से बीजेपी के प्रवक्ता ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ऊपर जिस तरह से लांछन लगाने की कोशिश की है, उसका जवाब मैं पहले दे दूं कि जिस नर्मदा डैम की बात करते हैं, वो नर्मदा डैम में 95 मीटर तक पहुंचाने का काम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकारों ने किया। ये जो पूरे गुजरात में जो कैनल व्यवस्था है, उसकी जो मेन कैनल्स है, उसका 100% जो माटी काम है वो कांग्रेस के शासन में हुआ। हमने जो कैनाल्स और डैम्स बनाए वो आज भी अडिगम खड़े हैं और हम सब देख रहे हैं। इन्होंने जिस कैनालों को बनाया वो कैनालों को बता रहे टूट जाती हैं और कहते हैं उसको अंदर जो चूहे हैं वो उतर जाते हैं। ये जवाब इनकी सरकार के लोगों का होता है। साथ ही साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि गुजरात में आज 40 लाख शिक्षित युवा बेरोजगार हैं और वो युवा जो सुबह दिन रात तो घर से निकल के लाइब्रेरी में जाता है, मेहनत करता है, एग्जाम की प्रिपरेशन करता है और जब वह सरकारी भर्ती की परीक्षा के लिए एग्जाम देने जाता है तब उसे पता चलता है कि पेपर लीक हो चुका है। उसकी जो मेहनत है, हमारे यहाँ उसे कहते हैं पेपर फूटना, वो ऐसा लगता है वो जो युवा है वो ऐसा थका हुआ महसूस करता है कि ये पेपर नहीं फूटा, हम सब युवाओं की किस्मत फूट रही है। जैसा लग रहा है यहाँ पे सरकार की खुद की एक योजना हो, पेपर फोड़ो योजना, उस तरह से चाहे वो नरेंद्र भाई के शासन में हो तब भी पेपर लीक होता है, आनंदीबेन के शासन हो उसमें भी पेपर लीक होता है, उसके बाद विजय भाई का शासन आता है उसमें भी पेपर लीक होता है, भूपेंद्र भाई के शासन में भी पेपर लीक होता है, पर कभी किसी को कभी ये प्रवृत्ति उनकी बंद नहीं हुई। हरीश झाला साहब, आप सुन पा रहे हैं? हेलो जी, मैं पृथ्वीराज जी, एक सेकंड बस। हरीश झाला साहब सुन पा रहे हैं? आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी पृथ्वीराज जी, कंटिन्यू कीजिए। जी, और जिस तरह से ये पिछले 27 साल के शासन के बावजूद जिस तरह से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पे आक्षेप लगाने की कोशिश कर रहे हैं, उसी से पता चल जाता है कि ये 27 साल में भाजपा का शासन कितना असफल रहा और किस तरह से लोग उसको देख रहे हैं। अगर वो सत्ता में 27 साल से हैं, उन्होंने इतने ही अच्छे कार्य किए हैं तो वो अपने काम गिनाते। 27 साल में हमने ये किया। हिरेन कोटक साहब, देखिए आप कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता को सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो मुकाबला पहले चरण में भी है वो दरअसल में एंटी इनकम्बेंसी का है, लड़ाई एंटी इनकम्बेंसी को लेकर है। आप तो विकास की बात कर रहे थे, वो सवाल खड़े कर रहे हैं आप पर। मैं तो तथ्य आधारित बात करूंगा, कांग्रेस की तरह बिल्कुल झूठी बातें नहीं फैलाऊंगा और उनका वाकई में उनकी विचारधारा का बेड़ा गर्क हो चुका है और गुजरात में ये साबित हो चुका है कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी ने जो नया दौर लाया है विकास की जो वो तो पानी पी पी के कोस रहे हैं आपको। पृथ्वीराज जी, पानी पी पी कर आपको कोस रहे हैं। मेरा ये शब्द नोट कीजिए, प्रो इनकम्बेंसी साहब, प्रो इनकम्बेंसी है। क्यों है? क्योंकि 27 साल से पृथ्वीराज जी जब आप बोल रहे थे तो वो चुप थे। पृथ्वीराज जी केवल हिरेन जी की आवाज। पृथ्वीराज जी आऊंगा आपके पास, तब बोलिएगा। केवल हिरेन जी की आवाज, बोलिए हिरेन जी। जी सर, ये बना है कि स्थिति गुजरात में ये है कि 27 साल के भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और 27 साल से लोग आशीर्वाद दे रहे। और ये इतना ही नहीं, जब ये राहुल गांधी वहां देश में जाकर जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे, असल में तो वो भारत तोड़ो यात्रा थी उनकी, और यहाँ स्थिति ये बनी है कि गुजरात में आज कांग्रेस छोड़ो यात्रा चल रही है। क्यों चल रही है? विचारधारा की वो लड़ाई है। उस विचारधारा में जब भारत के नागरिक, गुजरात के नागरिक, समर्थक और कार्यकर, लाखों कार्यकर जुड़े हैं, अब हमारे पास कहने के लिए है, कहने के लिए काम है, दिखाने के लिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो विकास है। उस विकास के मॉडल के तौर पर, इस दम पर हम बात करते हैं, जबकि कांग्रेस के पास क्या मुद्दे होते हैं। अभी जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जिस तरह से रावण कहा प्रधानमंत्री जी को, उनकी भाषा में कभी शालीनता रही नहीं। ये जानते हैं हम, जब सोनिया जी ने कहा था कि मौत का सौदागर, इस तरह के जो शब्द प्रयोग करते हैं वो उनकी मानसिकता, संस्कृति और उनकी विचारधारा को दर्शाता है। पृथ्वीराज जी, बात को समझ नहीं पा रहे। आप टीवी डिबेट्स में तो बात कर रहे हैं एंटी इनकम्बेंसी की, और जमीन पर आपके नेता कुछ और कह रहे हैं। एंकर साहब, हिरेन कोटक जी ने जो लांछन और जो आक्षेप कांग्रेस पे लगाए हैं
हिरेन कोटक जी आज से 1-1.5 साल पहले राजकीय विश्लेषक होके आते थे, पर भाजपा के वॉशिंग मशीन में घुसे तो आप अभी उनको सारा चित्र बहुत सुंदर सुंदर दिख रहा है। जो आक्षेप उनके ऊपर लगाते थे वो उसकी ऊपर बात करता हूं कि नरेंद्र भाई ने सोनिया गांधी जी के लिए क्या बोला था, उन्होंने वो 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड वाला क्या किस्सा था, वो जर्सी गाय वाला क्या किस्सा था, ऐसे कई मुद्दों पे चर्चा कर सकते हैं। और इन्होंने तो नेताओं को छोड़ दो, भगवान तक को नहीं छोड़ा। जिन लोगों ने भगवान हनुमान जी को और महादेव जी को भी कहीं ना कहीं जाति में बांट दिया, वो किसी और के संस्कारों के ऊपर उंगली उठा रहे, दुख ठीक के है, साथ कहना ठीक है, पड़ता अमित जी, है। पर जो ठीक है, मॉडल चलिए की इस बात मुद्दे कर से रहे आगे हैं, बढ़ते जो हैं। विकास आप मॉडल ठीक है, की ठीक है, बात आप कर दोनों रहे ने हैं, अपने दलीलें रखी। देखिए, अब तक इस विकास चर्चा में हम हरीश झाला साहब को शामिल नहीं कर पाए, तकनीकी दिक्कत थी। अब मैं उम्मीद करता हूं कि हरीश झाला साहब मुझे सुन पा रहे होंगे। हरीश सर, आप तक आवाज पहुंच रही है? सुन पा रहा हूँ। जी हाँ, सुन हरीश पा सर, रहा ये हूँ जो अनुराग पहले जी। चरण का मतदान है, ये कितना महत्वपूर्ण आपको नजर आता है, जिसका प्रचार अब थम चुका है? और क्या वाकई इस पहले चरण में आपको विकास वर्सेस एंटी इनकम्बेंसी दिखाई दिया, या कुछ और मुद्दे थे जो हावी रहे? देखिए, सबसे पहले तो आज जो पहले चरण का जो प्रचार शाम को 5 बजे खत्म होगा, वो 50% सीट्स का है वर्सेस 18। आज 89 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी का प्रचार शाम को बंद होगा, तो 50% एमएलए पहली तारीख को लोग चुन लेंगे, आप समझ लीजिए। अब सवाल ये आता है कि गुजरात में एंटी इनकम्बेंसी है। मैं ये कह रहा हूं कि गुजरात में एंटी इनकम्बेंसी है, और एंटी इनकम्बेंसी आज नहीं, 2007 में भी थी, 2010-12 में भी थी, और 2017 में भी थी। सवाल ये है कि ये एंटी इनकम्बेंसी वोट को स्ट्रेटेजिकली किस तरह से डिवाइड करते हैं, जिसको वो स्ट्रेटेजी भी बोल सकते हैं, मास्टर स्ट्रोक भी बोल सकते हैं। कि जैसे कि 2012 में जीपीपी ले आए, तो जीपीपी ने काफी वोट काटे, उसकी वजह से एंटी इनकम्बेंसी वोट कटे और वो बच गए। दो जी में किस तरह से 99 रुक गए, वो अब इस पार्टी है, आम आदमी पार्टी वोट काटेगी, वो हम सब जानते हैं, पर वो सीट में कन्वर्ट नहीं हो पा रही है। तो जो वोट कांग्रेस को जाने थे वो कट रहे हैं, इसलिए वो बच रहे हैं। अगर ये विकास का ही मुद्दा है, तो फिर मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्यों आप कम्युनल मुद्दों पे चुनाव प्रचार कर रहे हैं? ठीक है। आपके कई सारे नेताओं ने पिछले 10 दिन में क्या क्या किया है, क्या मैं वो एक एक का नाम देके बताऊं? देखिए, अगर विकास की ही बात चल रही है, तो मैं तो ये कहता हूं खुली डिबेट हो दोनों पार्टी के नेताओं के कि किसने क्या विकास किया है। तीनों पार्टियों की तरफ से। ठीक है, लेकिन हरीश झाला साहब माफ कीजिए, बिल्कुल हरीश झाला साहब माफ कीजिए, आपको बीच में इंटरवीन कर रहा हूं। आपने कहा कि अगर डेवलपमेंट और एंटी इनकम्बेंसी पर चुनाव था, तो कम्युनल मुद्दे क्यों हावी रहे पिछले 10 दिन में? ये जो कम्युनल मुद्दे हावी रहे, ये क्या सिर्फ एक पार्टी की तरफ से थे, या दोनों ही पार्टियों की तरफ से अपने अपने वोटर्स को साधने की कोशिश की गई? हरीश झाला साहब, देखिए, कम्युनल कार्ड हमेशा वो पार्टी खेलती है जिसको मेजोरिटी वोट्स मिलते हैं, आप समझिए। अब दो चीज वो कोट करते हैं, एक तो कांग्रेस के एक नेता ने जो उत्तर गुजरात में मुस्लिम वोट को लेकर कहा था वो, और दूसरा इंद्रनील राजगुरु का जो स्पीच था वो। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप आज भी 2022 में लतीफ जिसका एनकाउंटर 1996 में हो चुका, उसको क्यों याद कर रहे हैं? आप 2002 के बाद कह रहे हैं कि दंगे नहीं हुए हैं, तो आप दंगे की बात क्यों कर रहे हैं? आपने शांति ला दी ना, अब आगे की बात करो कि अगले 5 साल में क्या करने वाले हो। लेकिन नहीं, ये लोग आज भी, मैं आपको बता दूं, 4 दिन पहले उनके राष्ट्रीय नेता ने कहा था कि हमने 2002 में उनको पाठ सिखा दिया। अब देखो, कभी ऐसा नहीं करेंगे। किसको पाठ सिखा दिया? 2 दिन पहले वो अहमदाबाद में स्टेटमेंट करते हैं कि अगर आप लोग वोट करने नहीं जाएंगे तो वहां लंबी लाइन देखेंगे, फिर कहना मत कि हम रह गए। तो ये किसको लेके कह रहे थे? इन लोग के पास, मैं ये कहता हूं, कोई भी राजनीति के पास विकास का मुद्दा है नहीं। विकास का मुद्दा है तो वो उनको एक आर्ट फिल्म लगता है जिसके ऊपर वो वोट बटोर नहीं सकते, इसलिए उनको सेंसिटिव इमोशनल मुद्दे लाने पड़ रहे हैं। ठीक है हिरेन साहब, एक बड़ा सवाल बड़े पैमाने पर, मोटे तौर पर आपकी ही पॉलिटिकल पार्टी पर, कि अगर विकास के लिए काफी कुछ रहा गिनाने को, तो इस पहले चरण में कम्युनल मुद्दे क्यों हावी रहे? देखिए, हम कोई भी कम्युनल मुद्दा बिल्कुल उठाते नहीं है। जब भी कांग्रेस की तरफ से कोई बयान आता है, या जिस तरह के कुछ और भी ताकतें हैं
जो एक सोच को बदलना चाहते हैं, विकास की बात से ध्यान हटाना चाहते हैं, अगर ऐसी कोई बात रखेगा तब हमें जवाब देना पड़ता है, उतना ही होता है। हमारी तरफ से सिर्फ इतनी ही बात की जाती है, लेकिन अब जब बात छिड़ी है ये तो मुझे जितनी सिर्फ कांग्रेस के जितनी लिए इतना ही कहना है कि सिंप्लिसिटी से आप उनके कह रहे अध्यक्ष की हैं, ये बहुत जितनी बड़ी बात है। सिंप्लिसिटी से देखिए, आप कह रहे हैं इस बहुत बात कम को, लोगों ऐसा ने है नहीं बताई वैसे। है आपकी चैनल की तरफ से। जी सर, ये इतना है जितनी कि जितनी कांग्रेस की सरलता तरफ से आप बताऊं, मैं समझाने की कांग्रेस के जो कोशिश कर रहे अध्यक्ष हैं, क्या वाकई गुजरात के ऐसा है? अध्यक्ष है। जी, जी हिरेन साहब कहिए। कांग्रेस के जो यहाँ प्रदेश के अध्यक्ष है, ये मिस्टर ठाकुर, उन्होंने ये कहा था, जगदीश ठाकुर जी ने, कि एक अभी आपको याद होगा, आपकी चैनल ने भी चलाया था, उन्होंने गुजरात में एक सभा में कहा कि यहाँ इस तरह से इन्होंने कहा कि देश का जो खजाना है उसके ऊपर सिर्फ लघुमतियों का हक है। इस तरह की बात करके उन्होंने जिस तरह से जो गुजरात में शांति बहाल हुई है, जिस तरह से गुजरात आज विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है, वो परचम लहरा रहा है और आज गुजरात मॉडल बना है भारत के लिए और भारत मॉडल बन रहा है विश्व के लिए, वो स्थिति को बिगाड़ने के लिए वो जो जिस तरह से आमा हो रही है, ये कांग्रेस की एक चाल है कि इसको उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। देखिए, कोरोना काल की बात कभी याद करूं मैं, तो कोरोना के समय में ये हुआ था कि उन लोग कह रहे थे कि हम कैसे सेवा कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास सत्ता नहीं है। भाई साहब, सत्ता नहीं है तो आपके पास कम से कम संगठन है, आप संगठन से अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से लोगों के बीच जाकर सेवा कर सकते हैं, लेकिन वो भी नहीं किया उन्होंने। आज जब ये कह रहे हैं बड़े बड़े बोर्ड लगाकर कि कांग्रेस का काम बोल रहा है, साहब कांग्रेस का काम नहीं, कांग्रेस का कांड करतूत और कारनामे बोल रहे हैं। ठीक ये है, स्थिति बनी हुई है। पृथ्वीराज जी देखिए हिरेन जी को आपने सुना, कितनी सादगी और सरलता से वो समझा रहे हैं कि हमने कोई भी कम्युनल मुद्दा नहीं छेड़ा। कांग्रेस पार्टी की तरफ से कुछ बड़े सवाल उठाए गए जिसके चलते हमारी मजबूरी थी कि हमने भी अपनी बात कही। क्या इसी नूरा कुश्ती में पहले चरण का मतदान हो जाएगा गुजरात में? खास करके मुझे हिरेन भाई की बात से हंसी आती है और हमेशा बोलता हूँ, इनकी एक आदत और इनका एक वो चरित्र बन गया, झूठ बोलना, जोर से बोलना और बार बार झूठ बोलना। इस प्रकार से झूठ बोलना, शर्म और हया को छोड़ के झूठ बोलना। हमने सवाल उठाए मोरबी हादसे पे। हमने बोला कि मोरबी हादसे में आपने घड़ी बनाने वाली कंपनी को बिना टेंडर के आपने क्यों कॉन्ट्रैक्ट दे दिया? आपने एसआईटी बनाई, सिर्फ चौकीदार और टिकट चेकर को जेल में डाला, बड़े मगरमच्छों को क्यों छोड़ दिया? तो उसके ऊपर वो जवाब नहीं दे। उसके साथ साथ बोलेंगे, लट्ठा कांड पे आते हैं। लट्ठा कांड में 70 लोगों ने अपने जान गंवाए, जहरीली शराब में 70 लोगों ने जान गंवाए। आपने एसआईटी बना दी, क्यों बड़े मगरमच्छों को छोड़ दिया? तब उस पर जवाब नहीं देंगे। तक्षशिला कांड में सूरत में 24 बच्चे तीसरे माले पे आग से उनको कूद के अपनी जान गंवानी पड़ी, आग में जल के जान गंवानी पड़ी, कई घरों के चिराग बुझ गए। वहां पे भी एसआईटी बनाई और वहां पे जब आग लगी तो तीसरे माले तक सीढ़ी जाए, वो विकास मॉडल के पास वो सीढ़ी भी नहीं थी। और उस टाइम भी हमने पूछा कि आपने क्या किया, कौन से बड़े मगरमच्छों को पकड़ा, तब भी उनके पास कोई जवाब नहीं था। उसी तरह अहमदाबाद में भी इसी तरह आग का कांड हॉस्पिटल में हुआ, तब भी एसआईटी बनाई, कोई बड़े मगरमच्छों को नहीं पकड़ा, हमेशा ऐसे लोगों को छोड़ दिया गया। उसके साथ साथ जो भी अभी जो लांछन लगा रहे हैं, आक्षेप लगा रहे हैं, मैं हिरेन कोटक जी से पूछता हूं, चलो 2020 के 21 के कोरोना के टाइम के मैं अपने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के वीडियोस और फोटोज दिखाता हूं, मुझे एक जगह पे हिरेन भाई कोटक जो अभी टोपी पहन के बैठे होंगे, वो केस बगवा केस डाल के बैठे होंगे, एक वो टोपी वाला फोटो दिखाते, चलो कितनी सेवा किसने की। और उस कोरोना के टाइम पे ये जो भाजपा के अध्यक्ष थे, उन्होंने रेमडेसिविर जैसे इंजेक्शन की जमाखोरी की और जमाखोरी की, साथ साथ लोगों तक इंजेक्शन नहीं पहुंचे, उसके घर पे इंजेक्शन पहुंचे, इंजेक्शन की कालाबाजारी हुई और ऑक्सीजन बैग नहीं मिले, ऑक्सीजन नहीं मिला। ये विकास का मत लोगों ने देखा और गुजरात की जनता से झूठ बोला कि गुजरात में सिर्फ 10,000 लोगों की मौत हुई है। हरीश झाला साहब, क्या आपको भी लगता है कि जो पूरा चुनाव है पहले चरण का जो प्रचार है वो इसी तरीके की नूरा कुश्ती में उलझ कर रह गया है? रोड मैप, विजन वो कहीं लैकिंग थी उसकी। हरीश झाला साहब, केवल हरीश झाला साहब की आवाज। नरेंद्र भाई मोदी जी से मेरे नहीं, आप सबके प्रधानमंत्री हैं। एक संवैधानिक पद पे अगर कोई बैठा है और कुछ कह रहा है तो वो उनसे लिए भी इस तरह की बात। आम आदमी पार्टी इस बार बहुत बड़े पैमाने पे काम कर रही है, जो आपको 2019 या 17 में या 14 में नहीं दिखती थी।
तो आम आदमी पार्टी के लिए अगर वोटिंग होता है तो आपको उसका सीधा असर पहले कांग्रेस और फिर बीजेपी के ऊपर देखने मिलेगा। दूसरी ये बात, महंगाई, बेरोजगारी, ये मुद्दे हैं। आप अगर 10 मतदाता को पूछेंगे तो उसमें से कम 6 मतदाता ये कहेंगे कि हमें परिवर्तन चाहिए। अब ये जो बोल रहे हैं वो क्या सही में मतदाता जाके पोलिंग बूथ में परिवर्तन के लिए वोटिंग नहीं? और अनुराग जी, मैं बहुत निर्भीकता से कहता हूं कि अगर मैनिपुलेशन नहीं हुआ तो इस बार परिणाम जो ये लोग कह रहे हैं उससे कहीं अलग आने की पूरी संभावना है। ठीक है, ये बेहद अहम बात आप कह रहे हैं। और जो आप कह रहे हैं हरीश झाला साहब, हमें आचार संहिता का पालन भी करना होगा, लेकिन जो आप कह रहे हैं उसका मतलब क्या है, अगर आप समझा सकें थोड़ा। सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूं। पिछले मतलब इलेक्शन से 1 महीने पहले से ये शुरू हुआ एक नैरेटिव क्रिएट करने के लिए कि आम आदमी पार्टी आई है तो आम आदमी पार्टी वोट किसका तोड़ रही है? कांग्रेस का तोड़ रही है। देखिए, एंटी इनकम्बेंसी वोट्स आम आदमी पार्टी तोड़े समझ सकता हूं मैं, लेकिन जो मतदाता 1990 में कांग्रेस के साथ रहा, जो मतदाता 2002 में गोधरा कांड के बाद में भी कांग्रेस के साथ रहा, कौन सा ऐसा कारण है कि वो कांग्रेस छोड़ के आपके लिए वोटिंग करे? कोई लॉजिक तो होना चाहिए ना। ये पूरा एक नैरेटिव क्रिएट है। ठीक है, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता नहीं है सर, वरना वो भी अपनी बात कहते। वक्त पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, और खासकर दोनों पॉलिटिकल पार्टी के जो प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं, आपको शुभकामनाएं। उम्मीद कीजिए ज्यादा से ज्यादा वोटर घर से बाहर निकल सकें, अपनी वोट की ताकत का इस्तेमाल कर सकें। आप उनको लगातार जागरूक करते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का जुड़ने के लिए इस खास पेशकश में। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी इस खास पेशकश को देखने के लिए।